अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज कुछ जनाब हम अपने बारे में यानी कि इंसान के बारे में बात करेंगे। अल्लाह ताला ने ना हमें यानी कि इंसान को बिल्कुल मुकम्मल पैदा किया और उस ज़ात ने हमारे आराम के लिए दिन भर की मुशक्क़त को दूर करने के लिए हमें एक नींद का तोहफ़ा भी दिया है। नींद हमारी इतनी अहम ज़रूरत है कि इसको अच्छे तरीके से अगर ना लिया जाए ना तो सारा दिन हम कुछ भी करने के अहल नहीं होते। अब सवाल ये आता है कि जनाब हम इस नेमत को कैसे अच्छे से इस्तेमाल में लाकर एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब अच्छी नींद का एक ही उसूल है और वो ये है कि उसको वक्त पर लिया जाए। हमारे जिस्म की थकावट को दूर करने के लिए ना ज़रूरी है कि हम एक्सपर्ट्स के बताए गए जो तरीक़ाकार है ना उनके मुताबिक सोएं। अच्छी नींद का मतलब महज सोना नहीं होता, बल्कि अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है कि हम लोग नरम साफ़ सुथरी जगह का इंतखाब करें। दूसरा ये कि वक्त पर सोएं और 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें और वो भी क्वालिटी वाली नींद हो। एक बात ये याद रखें कि अगर आप सोचते हैं कि आप 1 या 2 रातें मुकम्मल तौर पर जागते हुए गुजारेंगे और ये सोचेंगे कि मैं एक दिन पूरा सोकर अपनी नींद पूरी कर लूँगा या कर लूँगी, तो ये बहस कह लें कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हकीकी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि उसके उलट अगर आप हफ्ते के आखिर में ज़्यादा सोकर ये सोचते हैं, जो कि बहुत से लोग करते हैं कि जनाब हफ्ते में हम पूरा हफ्ता बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, तो जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन पूरा दिन सो लेंगे तो शायद पूरे हफ्ते की जो ना थकावट हमारी पूरी हो जाएगी। ये सरासर गलत फहमी होती है। अगर आप एक दिन ज़्यादा सोते हैं ना तो आप अपने जिस्म को उसका आदी बनाने की तरफ एक कदम बढ़ा रहे होते हैं। नींद ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम दोनों ही हमारे जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह होती है, क्योंकि नींद से हमारा दिमाग एक तो तरोताज़ा होता है, तवाना होता है, और अगर नींद पूरी नहीं होगी तो हमारा जो दिमाग है वो सही तरीके से ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। और उन सब में ना सिर्फ हमारी ज़हनी सेहत मुतासिर होती है बल्कि जिस्मानी तौर पर भी हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे होते हैं, जिसकी आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि बहुत सारी बीमारियां जो है हमें लग जाती हैं। शुगर, ओबेसिटी का शिकार हम होना शुरू हो जाते हैं। कल जैसे हमने PCOS की बात की थी तो उसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आप अच्छे तरीके से अपनी नींद नहीं ले रहे। तो नींद लेना बहुत ज़रूरी है और एक मुनासिब वक्त अपना निकाल लिया करें। और वो एक क्लॉक जो है ना उसके मुताबिक, वैसे तो एक्सपर्ट कहते हैं कि जो रात को 10 से 2 बजे की जो पीरियड है ना वो वाली नींद आपकी बेहद इम्पॉर्टेंट नींद है, कि रात को 10 बजे सोएं और सुबह सहरी के जो 2 बजे तक है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नींद है ना आपकी कि उसमें आपके जो जिस्मानी सेल्स हैं या जो भी आपकी तोड़ फोड़ हो रही होती है ना उसमें वो होती है, और वो वाली नींद बड़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन तब तक तो हम सोते नहीं, हम सुबह 5 बजे सोते हैं और फिर सुबह 3-4 बजे तक उठते हैं। तो इस वजह से हमारे एक तो दिन का आगाज़ भी अच्छा नहीं होता और हमारी सेहत भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है। तो नींद, सिर्फ नींद ले लेना और अच्छी नींद लेना, क्वालिटी वाली नींद लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके ऊपर भी हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुला के आपको बता रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें भी आपको नींद नहीं आती है, उसमें भी लोग सफ़र कर रहे होते हैं। तो हम एक्सपर्ट्स को इसीलिए यहाँ पे बुलाते हैं ताकि आपकी इन प्रॉब्लम्स को कर्टेल किया जा सके, आपको बताया जा सके कि इसके सोल्यूशंस क्या हैं। लेकिन जो तरोताज़ा रहना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, वो तो एटलीस्ट अपनी नींद की जो रूटीन है ना उसको बेहतर करें ताकि आप अगले दिन अच्छे तरीके से उठे, एनर्जेटिक उठे। तो ये आज का हमारा पैगाम था और अभी हमने आगे बढ़ना है। और आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं जनाब मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में। और ख़ास तौर पर कहा जाता है कि जनाब किसी भी मर्द की तरक्की के पीछे जो है ना उसकी ख़वातीन का हाथ होता है या किसी खातून का हाथ होता है। वो उसकी माँ भी हो सकती है, उसकी बीवी भी हो सकती है, उसकी बहन भी हो सकती है, इवन दो कि उसकी बेटी भी हो सकती है। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पर अगर औरत तरक्की कर रही है तो क्या उसके पीछे भी मर्द का हाथ होता है, और ये वाइस वर्सा हो सकता है। और दूसरा ये कि मियाँ बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, मज़बूत किस तरह बनाया जा सकता है। क्योंकि शादी के बाद
बाद हस्बैंड जो है ना वो कह ले कि तवाज़ुन के तौर पर काम कर रहा होता है, अपनी बीवी और अपने घर वालों के दरमियान में जो बैलेंस क्रिएट करना होता है ना, वो एक हस्बैंड ने क्रिएट करना होता है। तो उसका कितना अहम रोल होता है और वो उसको किस तरह अच्छे तरीके से निभा सकता है, आज उसी के ऊपर कुछ हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मिरात गुल हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू जी। डॉक्टर साहिबा, मर्द की किसी भी शोबे में कामयाबी के लिए मियाँ, ख़ासतौर पर उसकी बीवी या फिर उसकी माँ, कितना इम्पॉर्टेंट रोल है? जिस तरह मैंने कहा कि कहते हैं कि मर्द अगर वो कामयाब है तो उसके पीछे किसी ना किसी खातून का हाथ है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? और वो माँ भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है और बीवी भी हो सकती है। सिर्फ एक एलिमेंट को नहीं हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बेसिकली ये तो एक ईडियम है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में कामयाबी जो है किसी के हाथ पाँव से ज़्यादा अपनी विल पे होती है। हाँ। अगर एक इंसान जो है, जैसे अब मेरा शोबा है जो मैं नफ्सियाती इलाज करती हूँ, तो बहुत से नशे के मरीज़ भी होते हैं, बहुत से जहनी मरीज़ भी होते हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है तो नाकामी के पीछे किसका हाथ है। हाँ। बेसिकली तो इंसान की अपनी एक विल पावर है। उसके लिए उसको जो एक सपोर्ट ग्रुप मिल जाए तो वो मर्द का भी हो सकता है और औरत का भी हो सकता है। बिल्कुल। उसमें अगर मर्द जो है वो चैलेंजिंग है और उसको कोई चैलेंज देता है तो हाँ। चैलेंज एक्सेप्ट कर ले। बिल्कुल। एक मर्द जो है वो अपनी बीवी, बहन, माँ, फ्रेंड, व्हाटएवर, उसकी बात को पॉजिटिव लेता है और उसकी वो बात को इनकरेजमेंट के तौर पे लेता है, तो वो उसको एज अ सपोर्ट लेके इनकरेज हो सकता है। ठीक है। यही बात अगर मर्द का मूड या फीमेल का मूड भी ऑफ हो या वो कुछ अपने ट्रैक से हटे हों और उनको अगर आप सपोर्ट करें तो वो कहेंगे पिंच कर रहे हैं। हाँ। नेगेटिविटी आ रही है। सो सबसे मुझे इस इडियम से हमेशा से इख्तिलाफ रहा है। अच्छा। क्योंकि आपकी स्टेट ऑफ माइंड मैटर करती है। ओके। कि आप अगले की बात को लेते कैसे हो। ठीक है। और अपनी विल मैटर करती है कि आप दुनिया में क्या बढ़ना चाहते हो या बस ठीक है 2 रुपए कमा लिए ना और इनफ है बस, या फिर वाकई एक आपको कोई आपका गोल है लाइफ का। बिकॉज विदाउट अ गोल यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग एंड इवन यू डोंट लुक फॉरवर्ड फॉर एनी सपोर्ट। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो है। ये ईडीएम को हमें निकाल ही देना चाहिए। ये पढ़ाई तक ठीक है। ये पढ़ाई तक ठीक है, इसकी कोई सच रियलिटी के साथ कोई सच नहीं है। सच नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम देखा जाए जज्बाती तौर पे देखा जाए तो ऑफ कोर्स फैमिली मैटर्स। आपको एक फैमिली, बिल्कुल जैसे हम इलाज जब करते हैं या हमने किसी को सिखाना होता है कुछ, तो हम कहते हैं जी ये फैमिली से छोटा माशरा है ना फैमिली, तो उसमें से शुरू किया जाए, उसमें से इनकरेज, तमीज़, वैल्यू, रिस्पेक्ट सिखाई जाए ताकि इंसान वो लेके आगे चले। अगर इस नौयत से हम देखें तो यस इट डज। ओके, ठीक है, वो फैमिली के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि कहते हैं कि जनाब घर जन्नत बनाना है या फिर जहन्नुम बनाना है, दोनों कैटेगरी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बीवी। वाकई ऐसा है या ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हस्बैंड वाइफ और फैमिलीज़ के आपने घर जन्नत बनाना है या जहन्नुम बनाना है? ये आपने ही इस बात का जवाब दे दिया कि ये दोनों, वो जब अल्लाह ने कहा है कि ये जो ये ज़िंदगी है ये मियाँ और बीवी, इनके दो ये पहिए हैं ना गाड़ी के। अब आप कुरान में भी अगर देख लें तो कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि बस मर्द ही जो है ना वो ही सारा कुछ कर लेगा या औरत ही सारा कुछ कर लेगी। मर्द कवाम है तो औरत ने अरेंज करना है। ठीक है। सो बैलेंस। कहीं ये नहीं है कि बस एक जो है उसको आप सप्रेस करी जाओ एंड यू नो वो उसको जो है वो रूल्स पे चलते जाना है, ये कहीं नहीं है। वो कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, तो बैलेंस भी दोनों जगहों से होता है। घर अगर जन्नत बनना है तो उसमें मर्द का भी उतना हाथ है। अच्छा, ये नहीं कहा जा सकता कि बस औरत जो है वो घर में रहे, घर को देखे, ये करे वो करे, नहीं हो सकता। आजकल के ज़माने में जितने महंगाई है, जितना कुछ है, इसमें तो आपको पता है कि हर कोई कमाने निकले तो ही इसका मतलब घर दोज़ख रहेंगे नहीं। जब सारे घर में वापस आ जाए, जैसे मैं एक छोटा सा वो क्लिप चल रहा था, एक रील चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि जब मेल घर आता है वापस काम करके
तो वो कहता मैं थका हूँ, आई नीड पीस। या वही काम जब औरत करके आए, यहाँ बैग रखा, किचन में गए, बच्चों को चीखा, ये क्या वो क्या वो क्या, व्हाई नॉट, यू नो, यू कंसिडर द सेम थिंग फॉर हर। सो यहाँ अब पीस कहाँ रहा? हाँ, ठीक है। तो इसलिए आप जब वैल्यू देना शुरू करें, मैं ये नहीं कह रही कि हुकूक में आप जी मर्द औरतों को ज़्यादा हुकूक दे दें या जो मर्दों को सप्रेस कर दें औरतों को हुकूक दे दें, नो। वैल्यू और रिस्पेक्ट जो है ना, क्योंकि औरत इमोशनल बीइंग है, अगर उसको वैल्यू और रिस्पेक्ट मिल जाए तो वो अपनी थकावट फौरन ही जीरो करके सारा कुछ कर सकती है, बिकॉज अल्लाह ने उसमें कैपेसिटी डाली हुई है। वो 9 माह बच्चा अपना कंसीव करके भी सारे काम करती है, बिकॉज अल्लाह ने उसमें कैपेसिटी डाली है। बट अगर साथ उसके इमोशनल सपोर्ट, रिस्पेक्ट और वैल्यू हो जाए तो शी कैन डू वंडर्स। अच्छा, शी कैन इजीली डू वंडर्स। अच्छा, अब जैसे आप कह रहे हो कि वैल्यू करना चाहिए, अब ये इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? सपोज़ कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी अच्छा, आप हमारे घर आए हैं, आपको अच्छा खाना पीना मिल रहा है, आपको अच्छा पहनना ओढ़ना मिल रहा है, तो दैट्स इनफ। क्या यही वैल्यू करना होता है या वैल्यू में और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? देखिए, वैल्यू में वैल्यू का मतलब ये है कि आप फॉर इंस्टेंस अगर आपने ये ग्लास रखे हुए या आपने ये चीज़ें रखी हुई हैं तो आपने किसी नज़र सोच से रखी हैं, आप इसको इसके इर्द गिर्द भी ध्यान से चलती हैं कि आपके भी कपड़े ख़राब ना हो और ये भी टूट ना जाए। ठीक है, सो यू टेक केयर, इसकी सफाई करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, देखते हैं कि कोई अगर कोई कुछ भी है तो आपने यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज यू वैल्यू द थिंग दैट उसको कोई चोट ना लग जाए, वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ख़राब होएगा तो बदसूरती आएगी, बदसूरती आएगी तो आपका भी दिल खफा होगा, आपका भी दिल खफा होगा। ऐसे ही तो जब एक इंसान है, इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए, आपने आप उसको किस रोल के लिए लेकर आए हैं? देखिए, आज तक हम इतने पढ़े लिखे लोग हो गए, माशरा इतना डेवलप हो गया है, बट आज तक हम बहू जो लेकर आते हैं वो किस लिए लेकर आते हैं? अगर तो चले लड़के की अपनी पसंद है तो चलो दैट्स फाइन, बट स्टिल किस लिए जी? घर आके जो संभालना, भी पहले आपका घर क्या बिखरा पड़ा है जो उसने आके संभाल लेना है। सो यू हैव मैनेज ना थिंग्स, तो आप उसको मैनेज करके ग्रेजुअली लोगों को अपना आदी बनाया जाता है। ऐसे थोड़ी किया जाता है कि बस अगला बंदा आए और उसके ऊपर सारी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो। तो आप उसको बर्डन करोगे और ओवर बर्डन करोगे और उसको भगाओगे। जबरदस्ती तो प्यार भी कोई नहीं लेता, तो ये जिम्मेदारियां कौन लेगा? जिम्मेदारी कौन? सो यू हैव टू जैसे कहते हैं ना कि प्यार से, एहतराम से और रेसिप्रोकली, मतलब आपस के उससे सलाह मशवरे से आप नतीजे पे पहुंचे कि भाई तुम कितना कर सकते हो, हम कितना कर सकते हैं, वी कैन एडजस्ट दैट, और एक दूसरे को सपोर्ट और अकोमोडेट करना। मैंने आज तक कोई घर भी मियाँ बीवी की वजह से ख़राब होते नहीं देखा, हमेशा औरत के साथ प्रॉब्लमेटिक हो रही होती है। एक्सटर्नल जो It's been now 21 years now I'm in this field. Okay. मगर जब तक फीमेल की एंट्री नहीं होती ना, घर खराब नहीं होते। अच्छा, कोई तीसरी फीमेल या मतलब वो किसी भी रोल में हो सकती है। ठीक है। सो इसलिए ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, अल्लाह ने भी बड़ा इसको एक प्रायोरिटी, एक वैल्यू दी हुई है। कुरान में आप देख लो ना, हर जगह जो सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता है वो मियाँ बीवी का, मियाँ बहन भाई का जिक्र ही नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक, तो आपको अगर जिक्र भी है तो हज़रत अय्यूब वाला जो भाइयों का जिक्र, ठीक, आपको वो नहीं मिलता। आपको मिलता है माँ बाप, मियाँ बीवी, जो अल्लाह के लिए बड़े प्रीशियस रिश्ते हैं। अब ये जो रिश्ते हैं, ये एहतराम, इज्जत के रिश्ते हैं। ठीक है, ये वैल्यू के रिश्ते हैं। ठीक है, इसी से घर बनते हैं, इसी से घर जन्नत बनते हैं, और इसी से दोज़ख भी बनते हैं। अगर उस चीज को वैल्यू नहीं किया जाएगा, उस रिश्ते को वैल्यू नहीं किया जाएगा, या उस पर्सन को उसको मकाम नहीं दिया जाएगा कि जो वो मकाम डिजर्व करता है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए ये बराबर की चीज है। किसी एक को बहुत ज्यादा ऊपर हाइप नहीं देनी चाहिए, किसी एक को नीचे नहीं दिखाना चाहिए। तो ये दोनों के लिए है कि इस रिश्ते को दोनों ने लेकर चलना है, इस रिश्ते को कामयाब भी दोनों ने बनाना है और नाकाम भी दोनों नहीं बनाना है। तो हमारे साथ डॉक्टर मिरात गुल मौजूद थी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त था कि आप यहाँ पर आई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और जनाब, अब कुछ सेहत के मुतालिक बात कर लेते हैं, ख़वातीन की सेहत के मुतालिक, क्योंकि बहुत सी पेचीदगियाँ, बहुत से मसाइल जो हैं वो ख़वातीन को सेहत के मुतालिक जो है ना वो देखने पड़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथायरिज्म के हवाले से। थायराइड का प्रॉब्लम आपको पता है कि हर
तीसरी खातून को जो है ना थायराइड का प्रॉब्लम है, या तो वो हाइपोथायरॉइडिज्म है या फिर हाइपर थायराइड का प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ता है। तो आज हमने इसके ऊपर बात करनी है कि जो हाइपोथायरॉइडिज्म है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं, किस तरह की डाइटरी मॉडिफिकेशन उन्हें करनी चाहिए अगर वो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार हो चुकी हैं और उन्हें ऊपर से हाइपोथायरॉइडिज्म भी है, तब वो इसका किस तरह इलाज करा सकती हैं, अपनी डाइटरी हैबिट्स किस तरह चेंज कर सकती हैं, वज़न अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, अनकंट्रोलेबल बढ़ता ही जा रहा है। तो इस पर बात करने के लिए महानूर हारून हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। महानूर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। महानूर, थायराइड का प्रॉब्लम तो हमें पता ही है कि ख़वातीन में होता है, लेकिन ये हाइपो और हाइपर ये दो कैटेगरीज में आ जाता है, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट करें कि थोड़ा है क्या ये। अच्छा, जब हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म में बेसिकली आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है बॉडी में वो इनफ थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता, यानी लो थायराइड लेवल्स जो होते हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म में आता है। हाइपरथायरॉयडिज्म बेसिकली होता है कि जिसमें थायराइड हार्मोन की एक्सेस प्रोडक्शन यानी ज़्यादती होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। अब जब हम हाइपो की बात करते हैं, हाइपो में कमी होती है थायराइड ग्लैंड की और हाइपर में ज़्यादती हो जाती है। ओके, ठीक है। हाइपो हाइपर दोनों में देखें तो आपको मसल पेन्स, मसल स्पैज़म्स, बहुत ज़्यादा थकावट रहना शुरू हो जाती है, लेकिन एक जो मेन सिम्टम जो दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि हाइपो में आपकी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। ओके। तो मोस्टली जो वुमेन हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आ रही होती है वो या तो वेट उनका स्टक रहता है या वेट गेन होना शुरू हो जाता है, वेट नहीं कम होता। अच्छा। हाइपर में क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ होता है थायराइड हार्मोन की एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से, तो वेट लूज होना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कि 2 महीने में बहुत जल्दी इसका वजन गिरी जा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। तो वो एक आप प्रॉपर जब मेडिकल प्रोफेशनल को दिखाते हैं, थ्रू सिम्टम्स आप टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो अंदाज़ा होता है कि अच्छा हाइपोथायरॉयडिज्म का मसला है या हाइपरथायरॉयडिज्म का मसला है। ओके, तो ये दोनों। अच्छा, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए बता दें कि ये जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं, ये करते क्या है, इनका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ये किस लिए यूज होते हैं? ये बेसिकली जो है वो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को जो है वो रेगुलेट करते हैं। हार्मोनल जो प्रोडक्शन है वो वैसी ही फीमेल हेल्थ के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल फंक्शंस को फीमेल हेल्थ को जो है वो रेगुलेट करने में जो है वो हेल्प करते हैं। कुछ लोगों की यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है ना, यहाँ पर मोटा सा जिसे हम गोइटर भी कहते हैं, वो डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो यूजुअली हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है उस वजह से होती है। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उनका बॉडी के अंदर नॉर्मल अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है आपके थायराइड हार्मोन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अच्छा, ठीक है। और ये मानूर, किसी को भी थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर कुछ ऐसी डेफिशिएंसी या फिर जेनेटिक्स या फिर फैमिली में रन कर रहा है तभी हो सकता है, या किसी नॉर्मल पर्सन को भी इसका प्रॉब्लम हो सकता है? अच्छा, एक तो सबसे जो बड़ी कॉज है जो आजकल मेरे पास बहुत सी फीमेल्स आती हैं, अगर हम डाइट के या न्यूट्रिशनल कॉजेज़ की बात करें तो वो ये है कि पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस, ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हो गई हैं, फास्ट फूड का इंटेक, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स का इंटेक। प्रोसेस्ड फूड से मुराद है ये जो बेकरी के आइटम्स हैं, ये जो चिप्स के पैकेट हैं, जो शुगरी हम सिरप्स लेते हैं, बेवरेजेस लेते हैं, ये सब जो हैं वो बॉडी में अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन करती है। थायराइड का जब मसला होता है बेसिकली क्या हुआ होता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई होती है। हाँ जी, ठीक तो है। इसमें जो है अगर हम इसकी डाइटरी कॉज देखें तो डाइटरी कॉज में जो है आ जाता है आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ लेके जा सकती है। अगर आपका थायराइड ग्लैंड जो है उसकी स्वेलिंग हो गई है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ लेके जा सकता है। स्ट्रेस जो है वो एक रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, वो हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ लेके जा सकता है। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, ये इसकी तरफ जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। तो इसके आप कह लें कि जेनेटिक भी रीज़न है, फिर पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस भी हैं, कुछ जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़
जो है उसकी वजह से हो सकता है, तो मुख्तलिफ इसके रीजंस हैं। इसके रीजंस हैं। अब अच्छा, जैसे आपने कहा आयोडीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हाइपोथायरिज्म आपका हो जाता है तो आयोडीन की कमी की वजह से हाइपोथायरिज्म हो सकता है। मतलब अगर आप जितना मर्जी डाइट भी कर लें, आप जितनी मर्जी अगर एक्सरसाइज या जिम भी जा रहे हैं, तो फिर भी आपके थायराइड का प्रॉब्लम हल नहीं हो सकता अनटिल और अनलेस आप अपनी नींद या फिर प्रॉपर एक जो आपका कह लें कि रेगुलेट नहीं कर रहे हैं अपनी बॉडी को। बिल्कुल। तो ये नींद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एसेंशियल चीज है, एक कंपोनेंट है जो कि हमें, जिसके बारे में हम लाइल्म है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो ये तो हाइपोथायरिज्म के हवाले से हम बात करते। अच्छा, ये इसका अगर ये वर्सन हो जाता है मानूर, तो उसमें किस तरह की कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो ख़वातीन को देखनी पड़ सकती है? अच्छा, ये आगे अगर आप इसको मैनेज नहीं कर रहे, स्पेशली अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें, क्योंकि आपकी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है, कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत रेयर है, वेट स्टक है, वेट या गेन हो रहा है, आप इसको कंट्रोल नहीं करें, टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ जा सकता है, ओबेसिटी की तरफ जा सकता है, ओबेसिटी टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ लेके जाएगा, हार्ट डिजीजेस की तरफ लेकर जा सकता है। तो इन दी लॉन्ग रन इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके लिए आप एंटी इन्फ्लेमेटरी हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में वो चीज़ें जो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प कर रही हैं। वज़न कम तब तक नहीं होगा जब तक आप अपनी डिजीज़ को, अंडरलाइन कंडीशन को मैनेज नहीं करेंगे। सिर्फ वेट लॉस वाली डाइट फॉलो करेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म का मसला वैसे ही रहेगा और ना ही वेट लॉस होगा। अच्छा, तो ज़रूरी ये है कि आप ऐसे न्यूट्रिएंट्स लें, जैसे मैंने बताया सेलेनियम है, जिंक है, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विटामिन डी B12 रिच फूड्स का इस्तेमाल करें। हाई फाइबर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का इस्तेमाल करें जो आपके थायराइड लेवल्स को मेंटेन करने में, मैनेज करने में हेल्प करेगा। ठीक है। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में क्या क्या आ जाता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में बेसिकली आता है कि आप प्लांट बेस्ड फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। लीन प्रोटीन से मुराद है कि जैसे रेड मीट का इस्तेमाल कम करें, और चिकन भी यूज़ करें तो स्किनलेस चिकन का इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। टमेटोज एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। ब्रोकली हो गई, स्पिनच हो गई, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, फिश हो गई, ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में आते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप हाइपोथायरिज्म का शिकार हैं। थायराइड का अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसमें आपने किस तरह अपना वेट लॉस करना है या वेट मेंटेन आप कर सकते हैं, इस पर बात कर रहे थे। मानूर हारून हमारे साथ मौजूद थी। मानूर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जनाब, एक और बड़ा मसला है ख़वातीन से रिलेटेड जिसको हम अब एड्रेस करने जा रहे हैं, वो है हड्डियों या फिर जोड़ों का प्रॉब्लम। और बड़ी उम्र में ख़ास तौर पर आफ्टर 40 ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं कि जनाब उन्हें आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, या जॉइंट्स में मसला होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाती है, या काफ़ी हद तक मोबिलिटी जो है ना वो भी कम हो जाती है। तो ये एज सच ये प्रॉब्लम्स जो है ना, हमने तो सुना था कि 40 के बाद आते हैं, लेकिन अब ये 40 से पहले भी आना शुरू हो गए हैं इन आर यंगर जनरेशन। तो इसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है, या फिर अगर आपको आर्थराइटिस हो गया है तो वो कौन कौन से स्टेज पर मैनेजेबल है या कंट्रोलेबल है, या उसमें किस तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है, उस पर अब हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अकमल ज़ेब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक तो जोड़ों और हड्डियों का मसला ख़वातीन में आ रहा होता है, सेहत का ख्याल वैसे ही नहीं ख़वातीन रखती है, तो ये आर्थराइटिस का मसला, ये क्या है आर्थराइटिस का मसला? क्योंकि हर तीसरी खातून को ख़ासतौर पर आफ्टर 40 ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। असल में ऐसे है कि आर्थराइटिस स्पेसिफिकली कोई ख़वातीन की बीमारी नहीं है। आर्थराइटिस इज डिजीज फॉर ऑल ह्यूमंस। इससे सारे मर्द, औरतें, ख़वातीन सब लोग सारे इससे इफेक्ट हो सकते हैं, वरना जितनी बीमारियां आती हैं ना, आपको पता है वो ख़वातीन की रिलेटेड ही आती हैं। एक मेडिकल कंडीशन है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, वो ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है। उसमें ये मसला होता है कि हड्डियों का भुरभुरापन हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। उस वजह से जोड़ों की सेहत ख़राब होती है, जोड़ कमज़ोर होते हैं, जोड़ों के दरमियान खला कम होता है और वो आर्थराइटिस की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अच्छा, आर्थराइटिस लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जोड़ों की सोजिश के लिए। ओके। जितने भी हमारी बॉडी में जोड़ हैं उनकी जब सोजिश होती है
तो वो दर्द का बायस बनती है, वो डिसेबिलिटी का बायस बनती है, उसके साथ मरीज की मोबिलिटी अफेक्ट होती है। तो आर्थराइटिस एक ऐसी इस सारी अलामात की वजह जो है वो आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस की जो पीछे वजह है वो हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियों का भुरभुरा होना, हड्डियों का डैमेज होना या किसी वजह से चोट लगना, ये सारे अवामिल हैं जिनकी वजह से आर्थराइटिस वक्त से पहले आ जाता है। एक दूसरी किस्म का आर्थराइटिस है जिसका ताल्लुक उम्र के साथ होता है। अच्छा, ठीक है। वो आर्थराइटिस जो विद एज आफ्टर 50s आफ्टर 60s आता है, वो एक ऐसा आर्थराइटिस है जिससे ऑलमोस्ट हर इंसान को गुजरना ही गुजरना है। किसी को उसकी एडवांस स्टेज पे जाना है, किसी को उसकी इनिशियल स्टेजेस पे ही रहना है। ये बेसिकली आपकी बोन स्टॉक, बोन मैस, बोन हेल्थ पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी एज में एज रिलेटेड आर्थराइटिस में जाना है और कितने अरसे तक उसकी डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन बोन हेल्थ। अगर आप अगर बचपन से आपकी बोन हेल्थ अच्छी है तो ये हम उम्मीद रख सकते हैं कि जो आप आर्थराइटिस के मसाइल का शिकार होंगे वो बहुत ज्यादा लेट एज में जाके शिकार होंगे। तो ये चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बोन हेल्थ का ख्याल किस तरह रखें। अगर हम लोग अपनी एज के मिड में आ चुके हैं, यानी कि अगर मेरी एज के बहुत से लोग हैं जो हमें देख रहे हैं या इससे भी ऊपर के अगर लोग हैं, तो वो इस एज में किस तरह अपनी बोन हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइटरी मॉडिफिकेशन और समथिंग एल्स? देखिए, यहाँ पे एक नंबर हमें याद रखने की ज़रूरत है। 25 to 30 ईयर्स इज़ द कट ऑफ वैल्यू जिस तक हमारी बोन्स ग्रो करती हैं। आफ्टर 30 ईयर्स हमारी बोन्स की ग्रोथ उस तरह से नहीं होती, बोन का स्टॉक, बोन का मैस उस तरह से नहीं डेवलप होता जो हमारा इनिशियल 30 ईयर्स में डेवलप होता है। तो इनिशियल 30 ईयर्स की डाइट, इनिशियल 30 ईयर्स का एक्टिविटी लेवल, इनिशियल 30 ईयर्स की आपकी जो एक्सरसाइज है, ये सारी वो अवामिल हैं जो हमारी बोन के स्टॉक का, बोन के मैस का तयन करती हैं, जिनसे ये डिसाइड होता है कि इस बोन की हाफ लाइफ इतनी होगी, इसकी क्वालिटी इतनी होगी, इसका इंडेक्स इतना होगा और ये इतने अरसे तक ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के अगेंस्ट फाइट कर सकेगी। ओके, कि मतलब 30 से पहले अपनी बोन स्ट्रक्चर का जो भी आप लोगों ने ख्याल रखना है वो 30 से पहले रखना है, और 30 के बाद इसका रिजल्ट हमें पता चलेगा। देखें, ऐसे होता है कि 30 से आफ्टर 30 ईयर्स हमारी जो बोन ग्रोथ है वो रुक जाती है। ठीक है। उसके बाद एक लंबे अरसे तक कोई 10 to 15 ईयर्स हमारी बोन एक कांस्टेंट फेज में चली जाती है, उसमें वियर एंड टीयर का अमल शुरू नहीं होता। अच्छा। जो हमारी पीक एज होती है बिटवीन 30 to 45 ईयर्स, अच्छा। उसमें हमारी बोन्स एक कांस्टेंट फेज में रहती हैं। ठीक है। आफ्टर 45 ईयर्स उन बोन्स में वियर एंड टीयर और ऑस्टियोपोरोसिस और वो सारे अवामिल शुरू हो जाते हैं। तो इसमें ख़वातीन के कुछ ऐसे अमराज हैं जिनमें ख़वातीन हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजरती हैं, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस वक्त से पहले आ जाता है। अदरवाइज अगर नॉर्मल इंसान में ऑस्टियोपोरोसिस की हम एस्टिमेटेड टाइम बताएं तो वो आफ्टर 45 आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज आना चाहिए। तो कुछ ऐसे अमराज हैं जो कि आपको अर्ली भी ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, आर्थराइटिस के पेशेंट वही होते हैं ना कि जिनके जोड़ सूजना शुरू हो जाते हैं, जिनके ऊपर सोजिश आ जाती है, जोड़ों की सोजिश है। हाँ, सोजिश आ जाती है। तो अगर जो बहुत से लोग या खवातीन अगर देख रही हैं जो इनिशियल स्टेजेस पे हैं इस वक्त, अगर वो खुद को एड्रेस कर सके, एग्जामिन कर सके कि जिनके जोड़ों में सोजिश आ चुकी है, तो वो घर में बैठ के कोई ऐसा कर सकते हैं कि सोजिश की वजह से जो पेन है या उनको अनकंफर्टेबल फील होता है वो कम हो जाए, ऐसी कोई टिप्स या रेमेडीज हैं? देखें, जब भी किसी जोड़ में दर्द होता है या सोजिश आती है तो ये एक अलामत है। अलामत किसी भी बीमारी की हो सकती है। बेशुमार हड्डियों और जोड़ों की बीमारियां मौजूद हैं। हाँ जी। जब तक किसी भी बीमारी की तशखीस नहीं की जाती उसका इलाज मुमकिन नहीं है। तो जोड़ों में दर्द की शक्ल सूरत में, जोड़ों में सोजिश की सूरत में मरीज को फौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि उसका एग्जामिनेशन करके उसके टेस्ट करवा के पहले एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस बनाया जाए। और डायग्नोसिस बनने के बाद हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि हम मरीज़ को गाइड कर सकें, उसकी ट्रीटमेंट कर सकें, उसका इलाज कर सकें। जो सेल्फ मैनेजमेंट है या सेल्फ ट्रीटमेंट है उसका नुकसान ये होता है कि कई दफ़ा जब तक मरीज़ हमारे पास पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर जिस तरह हम आज प्रोग्राम आर्थराइटिस पे कर रहे हैं, बड़ा कॉमन टॉपिक है,
तो अगर आर्थराइटिस का मरीज हमारे पास स्टेज 1 और 2 में आ जाए तो अच्छा। हमारे लिए उसको ट्रीट करना बहुत आसान है। ओके लेकिन अगर वो 1 और 2 का टाइम घर में ही सेल्फ रेमेडीज करके गुजार दे तो स्टेज 3 और 4 में जाने के बाद उसको ट्रीट करना तकरीबन नामुमकिन अच्छा। हो चुका होता है। सही, तो ठीक इसमें है। जो एडवाइस यही है कि बोन पेन, जॉइंट पेन्स की शक्ल में आपको फौरन अपने ओके। स्पेसिफिक टेस्ट कराने चाहिए ओके। और कम अज कम मर्ज की तशखीस करवानी चाहिए, उसके बाद बाकी बातें उसके लिए आपको ऑब्वियसली डॉक्टर के पास, प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा ताकि आपको वो बता सके कि आपको हड्डियों का कौन सा मसला है, क्योंकि इसमें भी सैकड़ों बीमारियां हैं जो कि हड्डियों से रिलेटेड हैं। तो वो एक आपको डॉक्टर, मुस्तनद डॉक्टर ही बताएगा। तो डॉक्टर अकमल ज़ेब हमारे साथ मौजूद है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। आर्थराइटिस के हवाले से हम बात कर रहे थे, ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागुल खैर। जनाब, अब कुछ तालीमी निज़ाम के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जो है ना, किसी से ढका छुपा नहीं है, बहुत से इसमें भी अभी लकूनाज हैं, बट जो भी हुकूमत आती है कहीं ना कहीं इसको बेहतर करने की तगदौ में लगी रहती है और इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ख़ास तौर पर आज हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इस वजह से परेशान है कि जनाब आगे जो है ना, क्योंकि ये फरवरी जैसे ही ख़त्म होगा तो आपको पता है कि मैट्रिक के भी पेपर्स शुरू हो जाएंगे, देन इंटर के भी पेपर शुरू हो जाएंगे और आगे CSS के इम्तिहान का भी एक कह ले कि मरहला शुरू होने वाला है। तो इसमें उन्होंने किस तरह तैयारी करनी है, कितनी तैयारी करनी है, किस तरह वो अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, उसमें वुसअत लेकर आ सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टूडेंट्स ये बड़ा शिकवा करते हैं कि जनाब हम अच्छे तरीके से तैयारी करके जाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं ना, पेपर देखते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम ब्लैंक आउट हो जाते हैं और पूरा दिमाग खाली हो जाता है, हमें समझ ही नहीं आता। तो इसमें किस तरह की टेक्निक जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हमने अपना टारगेट किस तरह सेट करना है, ये तमाम तर चीज़ों को हमने आज डिस्कस करना है। और डिस्कशन में आज हमारे साथ 2 इम्पॉर्टेंट गेस्ट मौजूद है जिनसे आपकी मुलाकात करानी है। प्रोफेसर नईम मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, माहिर तालीम भी हैं और आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं, पहले भी मुलाकात रहती है आपकी। प्रोफेसर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागुल खैर में, कैसे हैं आप? ठीक है। और उसके साथ साथ जनाब रागीब ख्वाजा ने हमें ज्वाइन किया है। आप वो इंग्लिश कॉलम राइटर हैं। देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जिससे बड़ी खुशी हुई है कि मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है, तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। रगीब आपको वेलकम कहते हैं जागुल खैर में, कैसे हैं आप? ठीक है। नईम साहब आप ही से शुरू करूँगी। आगे आपको पता है कि एक बम्बार्डमेंट स्टूडेंट्स के ऊपर गिरने वाली है कि मैट्रिक के इम्तिहान है, इंटर के, फिर आगे CSS की भी बहुत से लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो बहुत ये करीब आते ही, इम्तिहानात करीब आते ही स्टूडेंट्स को क्या आप मशवरा देते हैं, टिप्स देते हैं कि वो अपनी तैयारी कब शुरू करें, किस तरह फोकस्ड में रहे? थैंक यू वेरी मच मुनीबा। बात ये है कि हमने इम्तहान का एक मौसम बना लिया है। हाँ। वो सक्सेसिवली इम्तहानात शुरू हो जाते हैं, आप 8th मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के, फिर आपको पता है हम बहार का भी इसे कहते हैं, मौसम बहार के। अब बच्चे भूल गए, अब तो सेमेस्टरों का मौसम है ना। हाँ। हमारे दौर में होता था जी ये बहार के इम्तहानात शुरू हो गए, ये खज़ां के, और बहार को हम कहा करते थे यार सालाना इम्तहानात शुरू अच्छा, ये आपका क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। हाँ। इम्तहानी नुक्ता नज़र से पहली बात तो ये है कि जब तक मुनीबा हम अपने इम्तहानी निज़ाम में वो इस्लाहात जो जब मैं तालिब इल्म था तब से सोच रहे थे कि यार कोई इस्लाहात आने वाली हैं। अच्छा। हमने इस्लाहात ये समझ लिया कि हमने एनुअल सिस्टम को तोड़ के और ये बना लिया सेमेस्टर सिस्टम कर लिया, या हमने बड़ा तीर मारा और हमने ऑब्जेक्टिव टाइप बना लिया। और अब बच्चे थोक के हिसाब से, तुक्के के हिसाब से, रट्टे के हिसाब से नंबर ले जाते हैं। आपकी तालीम उस वक्त तक कारगर नहीं होती जब तक आपके अंदर सवाल उठाने का जज्बा ना हो और सवाल उठाने का टैलेंट ना हो। अच्छा, ठीक है। मतलब आप कहेंगे कि
अगर हम ये कहें कि शायद हर चीज़ ही एक रॉकेट साइंस है, नॉट एट ऑल। ओके। आप अरबी पढ़ते हैं, आप इस्लामियात पढ़ते हैं, सोशल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज या फिजिक्स, आपके अंदर एक इनोवेशन होनी चाहिए। अच्छा, छोटे लेवल पे इनोवेशन क्या है कि आप उससे अलाइड क्वेश्चंस को भी मद्देनजर रखें। आप अगर कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ मौका पर दरियाफ्त हुई, तो उसमें बाद में कितनी जिद्दतें आई, ये हमारे अंदर, हमारे तालिब इल्म के अंदर सवाल उठाने का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया ऑब्जेक्टिव सिस्टम ने। Okay. 2 लाइनें नहीं लिखनी आती। ठीक है। और अब मेडिकल से लेके आप अगर देखें ना, मेडिकल के ज़हीन फतीन और इंजीनियरिंग के ज़हीन फतीन स्टूडेंट होते हैं, वहां भी रट्टा है। हमारे दौर में एक चीज बड़ी बेरहम थी, वो थी खामखा हिस्ट्री पढ़ना, फलां साइंटिस्ट क्यों पैदा हुआ, भाई हम क्यों बताएं कब पैदा हुआ। अब एक बायोलॉजी के स्टूडेंट को उसकी डेट्स रखने की, अब उससे जान छूटी। तो बिल्कुल जिस तरह वो आपका 1 मिनट जर्नलिज्म हो गया ना कि बस 1 मिनट में सदियों की दास्तां कह दे, तो फिर वो सुपरफिशियल होगी ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप ने हमारे स्टूडेंट को सुपरफिशियल कर दिया। ठीक है, स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं कह ले कि इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसमें हमारे इंस्टीट्यूशंस का भी बहुत एक अहम रोल है, हमारे उस्तादों का भी बहुत अहम रोल है। अब जिस एरा में आप पढ़े हैं, आपके दफ़ा उस्ताद भी बेहतरीन थे, अभी भी बेहतरीन उस्ताद हैं, लेकिन अभी भी वो रटा सिस्टम को ज़्यादा कह लें कि प्रमोट करते हैं। अगर स्टूडेंट्स उतनी मेहनत नहीं करते हैं ना, तो उस्ताद भी कहते हैं कि चले ठीक है। दूसरी दफ़ा अगर आप कोई स्टूडेंट उनसे क्वेश्चन करने लगता है तो उसको स्नप कर दिया जाता है, माइंड कर जाते हैं उस्ताद भी। तो ये भी एक मामला है ना, दोनों तरफ से हमें मामला ठीक करने चाहिए। तो रगीब, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि ये सारे मामलात को देखते हुए यहाँ पर हमारा यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसको बेहतर करने के लिए आपको क्या लगता है एज अ स्टूडेंट, और कि क्या बेहतरी आनी चाहिए इसके अंदर? जी, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि हर इम्तिहान जो हम देते हैं, चाहे वो CSS हो, चाहे वो MCAT हो, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। इवन अगर आप FA और मैट्रिक की बात भी करते हैं तो उसमें भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टूडेंट को आप किसी चीज़ के लिए असेस कर रहे होते हैं। अक्सर हमारे इम्तिहानों में ये होता है कि वो आपकी, मिस उन्होंने जिक्र किया कि मेमोराइजेशन को असेस कर रहे होते हैं कि आप कितना जल्दी नॉलेज को रिमेंबर करके रिगरगरेट कर सकते हो उसको एग्जाम में। तो अगर एक पेपर डिज़ाइन ही इस तरह है तो फिर स्टूडेंट भी उसके लिए तैयारी उस तरह ही करेगा। ये तो हो नहीं सकता कि मैं बायोलॉजी के पेपर में जाऊँ और आप कहें कि मैं कोई थ्योरी लगाऊँ, जब एक बंदा मुझसे सिंपली पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ अ सेल, मैं कहूँगा माइटोकॉन्ड्रिया, मिसाल के तौर पे। ठीक है। तो असेसमेंट अगर आपके एग्जाम रीजनिंग स्केल की, एनालिटिकल स्केल की, कॉम्प्रिहेंशन स्केल की, लॉजिक की, इनकी अगर लेंगे तो फिर स्टूडेंट उस लिहाज से आपकी तैयारी करके उसी के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा। जो CSS के एग्ज़ाम की आपने मिसाल दी, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि जिस तरह उनका ऐसे है, ऐसे क्वेश्चन में आपको समझना होता है कि वो आपसे आस क्या कर रहे हैं। हाँ, अक्सर बच्चे वो समझ ही नहीं पाते और दूसरा क्वेश्चन फेल हो जाते हैं। हाँ, कर जाते हैं। तो वो अब वो टेस्ट कर रहे हैं तो बच्चे को वहाँ सोचना पड़ता है। इवन चलें वहाँ भी आप कह सकते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह सोशियोलॉजी, उधर आप रिगरगरेट ही कर रहे हैं नॉलेज, या US हिस्ट्री, लेकिन एटलीस्ट एक एंगल से ट्राई करने की कोशिश की गई है। इंग्लिश में अगर आप आ जाते हैं तो वो कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल आपके असेस कर रहे होते हैं। तो अब ये तीनों स्टेक होल्डर्स के ऊपर है कि स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशंस और आपके जो असातिज़ा हैं, अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे आप आ जाएं, वो कितना फोकस करते हैं, कितना पुश करते हैं कि डिफरेंट चीज़ें असेस हों ताकि स्टूडेंट भी उस लिहाज से ही उसको आगे लेके चले। तो अब अगेन, अब अगर जिस मॉडर्न एरा में हम देखते हैं तो इनोवेशन का जिक्र किया गया, तो इनोवेशन तो इस तरह ही आएगी कि आपकी एनालिटिकल और लॉजिक की स्किल स्ट्रांग हो। अगर आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है कि जी फलां सिचुएशन इस तरह है, इसको आप कैसे चेंज करेंगे। कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट करते हैं कि जी मेडिकल प्रॉब्लम है, करंटली इस तरह उसका इलाज हो रहा है, अब आप बताएं बेहतर कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको एनालिसिस करने की एबिलिटी, लॉजिक यूज़ करने की एबिलिटी वो चाहिए होगी। तो अब अगेन फिर ये प्रोफेसर्स के ऊपर है, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है और इंडस्ट्री के ऊपर भी, इवन जो आगे हायर करती है कि वो क्या चीज़ चाहते हैं। हाँ, वो ब्रेन स्ट्रॉमिंग नहीं हमारे यहाँ पे की जा रही होती ना। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी है, क्या आप सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक मानते हैं कि उसकी वजह से भी इम्पैक्ट जो है वो बहुत ख़राब होता जा रहा है हमारा, या स्टूडेंट्स का अगर माइंडसेट की बात कर ली जाए तो? अब अगेन ये डिपेंड करता है कि आप यूज़ किस तरह कर रहे हैं सोशल मीडिया। देखें, छुरी से रोटी भी काटी जा सकती है, बंदा मारा भी जा सकता है, तो वो एक टूल है। सोशल मीडिया इटसेल्फ कोई सेंटेंट चीज़ तो नहीं है जो आपको कह रही है कि आप इस पर सिर्फ टाइम ज़ाया करें या काम के लिए इस्तेमाल करें। अक्सर ऐसा होता है कि जिस तरह मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है, आप इस सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ से बैठे हुए दुनिया भर के बड़े रिसर्चर्स, बड़े
जो साइंटिस्ट हैं और प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अपनी फील्ड के मुताबिक उनसे आप कनेक्शन उनसे इस्टेब्लिश connect कर कर सकते सकते हैं। हैं, मैंने बिल्कुल। खुद एक दो दफ़ा ऐसी बिल्कुल। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ट्राई किया है, पर लोग अच्छा। रिस्पॉन्सिव होते हैं काफ़ी। अच्छा। तो अगेन अगर आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल में कि आप उनसे कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कोई नॉलेज सीख रहे हैं, कोई क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो वो एक फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आप सिर्फ उसमें मतलब वायरल वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं या देख रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है। वो फिर एक अलग तो चीज़ है एक कि tool आप की उसका use के इस्तेमाल, ऊपर उस टूल को इस्तेमाल में किस तरह लेकर आ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं उस चीज़ की वजह से। रागिब, इसमें आप क्या कहेंगे कि स्किल्स आज के दौर में हमारे स्टूडेंट को डिग्री के साथ साथ किस तरह की स्किल जो है ना उसको इंटरलिंक करना चाहिए और उसको सीखनी चाहिए? देखें, ये तो एक थोड़ी अजीब सी बात है कि हम डिग्री और स्किल को स्प्लिट कर देते हैं। हाँ, हालांकि साथ ही होनी चाहिए। हाँ। अगर मैंने 5 साल लगाए हैं एक पर्टिकुलर कोर्स में इंजीनियरिंग सीखने में और आखिर में चले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीखने में स्पेसिफिकली, और मुझे आखिर में उसमें ये कुछ अपने आता ही अब्बा नहीं। जी की इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में चलेगी? मतलब कोई भी डिग्री हो, इवन मेडिकल भी, अगर आपको एट द एंड ऑफ द डे उसमें कुछ आता नहीं तो फिर आपने डिग्री कैसे कर ली है? ये एक वही बात होगी ना। इनको स्प्लिट करना, दोनों चीज़ों को, अक्सर लोग कहते हैं कि जी सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए। चलें, वो एक सेपरेट चीज़ है कि आप लोगों से कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, किस तरह नहीं करते, लेकिन जो आपका कोर है, जो आपने किया है, उसमें तो आपको आफ्टर PhD MS जो भी आप करते हैं वो स्किल होनी चाहिए कि आप परफॉर्म कर सकें। अगर आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपका एजुकेशन सिस्टम या तो डिज़ाइन ही रॉन्ग है, अच्छा। या वो या उसके अंदर कोई आपके अंदर स्पेसिफिकली फ्लॉ है कि आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे। तो स्किल्स और डिग्री को अलग नहीं करना चाहिए, दोनों को सिमिलर ही होना चाहिए। और जो कॉर्पोरेट में अक्सर आप देखते हैं कि जैसे गूगल की मिसाल दी, अमेज़ॉन की, तो आपका जो कोर एसेंस है कोडिंग का, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, जज उसी को ही किया जा रहा होता है। अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस बेसिस पे कि आप सोशली बोल नहीं पा रहे तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। उनको अपना एक बंदा चाहिए जो कोडिंग उस लेवल पे करे जहाँ कोई और सोच नहीं सकता, जैसे गूगल मैप्स का बनाना। हाँ। तो असेस आपकी वही चीज़ हो रही होती है एसेंशली, लेकिन डिग्री के साथ आपको लिंक इससे होना चाहिए कि अगर आपने इतना टाइम स्पेंड किया है तो वो शो होना चाहिए। और अगर आप डिग्री के बगैर भी वो स्किल शो कर पा रहे हैं, जो रेयर है काफ़ी, मतलब ऐसा डॉक्टर तो नहीं होगा जो बगैर स्कूल गए बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ के इलाज शुरू कर दें। हाँ। तो डिग्री एसेंशली इसलिए भी ज़रूरी है कि उसके बगैर आप कैसे जज कर सकते हैं कि एक बंदे ने परफॉर्म किया अपनी फील्ड में या नहीं किया। तो इसलिए हमें दोनों चीज़ों को लिंक ही रखना चाहिए हमें, और जज भी स्पेस पे करना चाहिए। अगर कोई लैकिंग आ रही है डिग्री से तो फिर हमें उस डिग्री प्रोग्राम को देखना चाहिए कि क्यों नहीं वो स्किल जनरेट क्यों नहीं हो सकता। मतलब कि अभी भी हमारे निज़ाम तालीम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको तब्दील करने की ज़रूरत है अगर हमने इस दुनिया में सस्टेनेबिलिटी लेकर आनी है या अपना एक मकाम बनाना है। अभी भी हम 50 से 55 साल पीछे हैं जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे। तो हमारे साथ प्रोफेसर नईम मसूद साहब मौजूद थे, माहिर तालीम में तज्ज़ियाकार हैं, और रगीब ख्वाजा ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए। अब ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ जराइम के हवाले से बात कर लेते हैं। लाहौर शहर में जो जराइम की शरह है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो किस तरह बढ़ रही है उस हवाले से कुछ इदाद शुमार हैं जो हमने आपके साथ शेयर करना है। इन डिस्कशन भी वो चीज़ें लेकर आएंगे। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो शहर में कत्ल, डकैती और अगवा बराए तवान की जो वारदातें हैं ना उसमें होशरुबा इजाफा हो रहा है। भत्ताखोर माफिया भी शहर में मुतहरक हमें दिखाई दे रहे हैं। राहजनी भी अपने उरूज पर है कि जाते जाते आप किसी को भी लूट कर फरार हो जाते हैं, उनसे उनका जो सामान है वो छीनते हैं, लूटते हैं, और आपको कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। दूसरा, कई ताजरों को भत्ते की पर्चियां भी मौसूल हुई हैं, उन्हें कॉल्स भी मौसूल हो रही है कि जनाब अगर आपने पैसे ना दिए तो आपको जान से भी मार दिया जाएगा, कि ये धमकियां भी मौसूल हो रही हैं। तो इस पर पुलिस क्या कार्रवाइयाँ कर रही है, इस पर भी बात करनी है। और ख़ास तौर पर बाटापुर में ये एक मामला जो है ना वो हमारे सामने आया कि जायदाद के तनाज़े पर सुतेले भाइयों ने एक दूसरे को ही कत्ल कर दिया है, कि भाई ही दूसरे भाइयों को कत्ल कर रहे हैं। फिर कहीं पर हम देख रहे हैं कि शौहर जो अपनी बीवी को कत्ल कर रहा है, कहीं पर बच्चे अगवा हो रहे हैं। और ये सारे मामलात हैं, ये क्यों चीज़ें हो रही हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं। और इस पर बात करने के लिए मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुजाहिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुजाहिद साहब, ये क्या मामला चल रहे हैं लाहौर शहर में?
पहले जी डकैतियाँ अरूज पे थी, राहजनी अरूज पे थी, अब जो ये भत्तख और माफिया भी मुतहरिक हो गए शहर लाहौर में कि दिन दिहाड़े जो है वो ताजरों को पर्चियाँ मिल रही हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि इतने लाख हमें दें वरना आपको मार दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो क्राइम की शरह है उसको जब भी वो बढ़ती है हाँ जी। तो उसका हम जिक्र भी करते हैं। 2025 में जो पिछला माह गुजरा है जनवरी का, उसमें क्राइम रेट थोड़ा सा बढ़ा और कुछ ऐसे वाक़यात ज़रूर हुए जो हाईलाइट भी ज़्यादा हुए और उनको जो है वो जो टेलीविज़न की स्क्रीन्स हैं और सोशल मीडिया उस पर बहुत ज़्यादा दिखाया भी गया। जिस तरह से आपने अगवा बराए तवान का जिक्र किया तो होता इस तरह से है कि जब भत्ताखोरी की कोई वारदात रिपोर्ट होती है तो जब उसकी FIR हो गई भत्ते की दफ़ात के तहत तो यकीनन उसमें भत्ताखोरी ही कहा जाएगा उसको, लेकिन जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है ऐसे मामलात की, जब उसको थोड़ा सा डीपली इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो मामला कुछ और निकल आता है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि भत्ताखोरी हो नहीं रही है, भत्ताखोरी हो रही है। और भत्ताखोरी कर कौन रहा है ये बड़ा अहम सवाल अच्छा। है। भत्ताखोरी कर रहे हैं वो लोग जो चंद पैसों की खातर शूटर्स हैं, ओके, और किसी ने किसी के पीछे पड़वा दिया तो वो उनसे भत्ता भी मांगते हैं और उनको पकड़ना, उनकी फहरिस्तें भी बन चुकी हुई हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कत्ल की वारदात है करवाना वो सबसे आसान काम हो गया हुआ है, क्योंकि हाँ जी। चंद पैसों के लिए आप किसी को मरवा सकते हैं। तो इसके लिए खुसूसी तौर पे बहुत सारी विंग्स बनाए गए हैं पुलिस के, जिसमें इन्वेस्टिगेशन विंग भी एक अलहदा से काम करता है, फिर ऑर्गेनाइज क्राइम है वो अलग से काम करता है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम की ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो चंद रुपयों की खातर या किसी की दुश्मनी को निभाने के लिए पैसे लेकर किसी शख्स को जो है वो कत्ल कर देते हैं। इस प्रोग्राम में एक जिक्र मैं करना चाहता हूँ, जो अगवा बराए तवान की आपने बात की, एक केस सॉल्व होते भी मैंने देखा और उसको डीपली मैंने इन्वेस्टिगेट भी खुद किया। 10 साल का एक बच्चा उसको अगवा कर लिया जाता है और वो गुजरपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़या पेश आता है और वहाँ पे माँ के सामने उसके बेटे को गाड़ी में उस वक्त नामालूम अफराद उठा कर ले जाते हैं और 3 करोड़ रुपए की तवान की रकम उनसे तलब की जाती है। और उस बच्चे का बाप जो है वो एक बदामी बाग में लोहा मार्केट है वहाँ पे वो कारोबार करता है, वेल सेट आदमी था। सोशल मीडिया पे उसने कोई 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी ली थी तो उसका स्टेटस उसने लगाया। अच्छा। और उसके बच्चे को ले गए। तो 3 करोड़ रुपया जब तवान मांगा गया, इसकी पूरी कहानी जो है वो मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया है। अच्छा। तो उस शख्स ने, उस मुलजिम ने कहा कि 3 करोड़ रुपया दो, तो उसने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है। उसने कहा अपनी गाड़ी बेच दो जो तुमने अभी लिया 2.5 करोड़। ठीक है। मामला करते करते पुलिस इसमें इन्वॉल्व थी और उसमें खासकर ऑपरेशन पुलिस जो DIG ऑपरेशन है फैसल कामरान इसकी खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे थे और उनके लिए चैलेंज था क्योंकि अगवा बराए तवान एक हीनियस क्राइम में आता है और बहुत बड़ी ये है कि 8 साल के 10 साल के बच्चे को कोई घर के बाहर से अगवा करके ले जाए और तवान भी मांगे। हाँ। तो ये 3 दिन में 6 तारीख को गालबन वो बच्चा अगवा होता है और 8 तारीख को बच्चा भी आ जाता है, लेकिन ये बिल्कुल फिल्मी सीन था। DIG ऑपरेशंस हैं लाहौर के, वो क्या प्लान आउट कर रहे हैं, इनको बेहतर किया जा सकता है, बेहतरी लाई जा सकती है, इस पर बात करने के लिए उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फैसल कामरान साहब हैं, DIG ऑपरेशंस लाहौर के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा लाहौर शहर में ख़ासतौर पे ये जो अगवा बराए तावान है, डकैती, राहजनी, आजकल तो भत्ताखोरी भी बहुत ज़्यादा कह ले के चल रही है कि किसी भी ताजर को आके पर्ची दे दी जाती है कि जनाब आप इतने पैसे दें तो वरना आपको जो है ना हम जान से भी मार देंगे। तो ये जो रेशो है क्राइम की, ये शहर लाहौर में किसी न किसी हद तक बढ़ती जा रही है, तो इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? क्या पुलिस जो है ना वो कार्रवाइयाँ कर रही है? थैंक यू वेरी मच। आपने हमारा मौक़िफ़ भी जाना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, क्राइम को जब हम मैनेज कर रहे होते हैं, जब 1.5-2 करोड़ की आबादी के शहर का जब आप सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीजों को देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर
बड़े सारे चैलेंजेस होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज के। लाहौर कैपिटल सिटी है, इसके अपने चैलेंजेस हैं, गवर्नेंस की सीट है, इसके ऊपर नजर होती है पूरे सूबे की, फिर गवर्नमेंट की, फिर जुडिशरी की, इसके ऊपर चेक्स बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई क्राइम बढ़ रहा है, उसकी एक छोटी मिसाल है और पूरी दुनिया में भी ऐसे होता है। जो हीनियस क्राइम से उस क्राइम के पैटर्न को एनालाइज किया जाता है हमेशा के वारदातों में कोई इंसानी जान का ज़िया, कोई मौत वाक़ होना या जख्मी होना, ये उसका गेज होता है। तो लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कराची से, रावलपिंडी से, गुजरांवाला से, फैसलाबाद से, मुल्तान से, इन तमाम जो हमारे सिटी डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के, और कराची जो एक बड़ा शहर है, उनसे इस तरह के सीनियर जो संगीन जराइम हैं वो सबसे कम रेशो है लाहौर में। ओके। इसी फिर हमारी जो रॉबरी है, गन पॉइंट पे वारदातें हैं, स्नैचिंग है, दुपट्टे में मोबाइल छिन जाते हैं, खवातीन के पर्स छिन जाते हैं, उसके अंदर हमारी बहुत बड़ा टिप आया है एज कम्पेयर टू 2023 एंड 22। तो 2024 में हमने बहुत सारी चीजें, कुछ नई चीजें अपनी पॉलिसीज में कुछ थोड़ी सी चेंजिंग की, अच्छे अफसर भी तैनात किए, पेट्रोलिंग और डिटेक्शन के ऊपर भी वर्क किया, तो उससे ये चीजें नीचे आई हैं। बट ये कॉन्स्टेंट चैलेंज है। ये इसी तरह क्रिमिनल को हम पकड़ते हैं, वो जेलों में जाते हैं, वो जमानतों पे बाहर आते हैं, वो वारदात करते हैं, और ये साइकिल है जो जिसपे पुलिस लगी रहती है अलॉन्ग विद ऑल अदर लॉ एंड ऑर्डर के और जो बाकी चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के, उनके साथ। तो हमारी जो 2025 का फर्स्ट मंथ हमने एनालाइज किया 2024 के फर्स्ट मंथ के साथ, उसमें हमारी 49% ड्रॉप है पिछले साल के इस महीने की वारदातों में जो जनवरी में हुआ। यस, इट्स स्लाइटली इंक्रीज्ड दिसंबर से। जो बात सच है कि दिसंबर में हम 5 साल की लोएस्ट क्राइम की शरह पे चले गए थे, उससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी ये पिछले साल के जनवरी से अगर मुकाबला करें तो ये क्राइम 49% डाउन है। और इंशाल्लाह हम इस पे और मेहनत करेंगे ताकि इसे मजीद महफूज बनाया जाए। हम कैमरों का बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट है, सेफ सिटी की सपोर्ट है जी। खास तौर पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है फैसल साहब? ये जो पुलिस एहलकार थे मुनावा वाले इलाके में जो मामला पेश आया है, तो इसको एक तो इस रवैये को या इस वाक़े को आप किस तरह देखते हैं और अब इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? थैंक यू वेरी मच। इस पे मैं आपको एक चीज ये जरूर बताना चाहता हूँ। 2024 में जिस वक्त यहाँ पे 2024 के स्टार्ट में मेरी तैनाती हुई थी, तो बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो शहर के हैं, उन्होंने कहा कि क्राइम लाहौर का कभी कम नहीं हो सकता। तो आप लॉ एंड ऑर्डर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उन पे आपकी तवज्जो ज्यादा रहेगी, क्राइम नहीं कम हो सकता। तो हमने फिर पूरा फोकस किया क्राइम पे, नारकोटिक्स पे, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हम उस टारगेट को तो पूरी तरह अचीव करने में मैं समझता हूँ कि अगर वो 44% डिप था तो हम किसी हद तक कामयाब जरूर हुए हैं और मेहनत की जरूरत है। इसी तरह इस साल का हमारा 2025 का विजन और मिशन स्टेटमेंट ये है कि लाहौर पुलिस बड़ी प्रोफेशनल पुलिस है, बड़ी केपेबल पुलिस है, हमारी जो सीनियर कमांड है वहाँ उसकी फुल सपोर्ट भी हमें है, और हमारे ऊपर चेक भी बहुत ज्यादा है। हमने इस साल अपना चैलेंज ये रखा है कि लाहौर पुलिस के अंदर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस इतना तेज, इतना इफेक्टिव कर दें कि किसी पुलिस वाले की फिर जरूरत ना हो किसी शहरी से बदतमीजी की, हाई हैंडेडनेस की, करप्शन, पैसे मांगने की, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की। क्योंकि आपने जिन वाकयात का आपने जिक्र किया, अफसोसनाक वाकयात हैं, उसकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट पे एक इज्जत पे सवाल उठते हैं। तो इस तरह के लिए हमने अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी तेज कर दिया। 297 लोगों को पिछले 1 साल के अंदर मेरे टेन्योर में डिसमिस किया गया है सर्विस से, और अगर मुझे 1000 लोग भी डिसमिस करने पड़े तो मैं बिल्कुल करूंगा। जहां पे शहरियों के साथ बदतमीजी हुई, जहां शहरियों के साथ किसी क्राइम में पुलिस इन्वॉल्व हुई, उनकी कोई जगह नहीं है। बहुत अच्छे पुलिस वाले भी हैं हमारे पास, बहुत केपेबल लोग भी हैं। आपने सिविल लाइंस के अखबार दवान का बताया, उसके अंदर आप देखें पुलिस ने बड़ी मेहनत की। इस तरह की कई मिसालें हैं जहाँ पुलिस बहुत अच्छा काम भी करती है, लेकिन चंद लोगों के इंडिविजुअल एक्ट्स जब इस पूरे महकमे की इज्जत को खराब करते हैं, हमें उनको स्पेयर नहीं करना। अकाउंटेबिलिटी बहुत सख्त होगी, जहाँ अच्छा काम करेंगे वो है, लेकिन जहाँ बुरा काम करेंगे तो सजा उससे भी ज्यादा है। तो यही एक हल है, और इंशाल्लाह इस साल हम आपको तब्दीली ला के दिखाएंगे। इस साल करप्शन कम करके दिखाएंगे। इस साल हाई हैंडेडनेस की शिकायतें इंशाल्लाह कम होंगी।
चलिए जी, थैंक यू सो मच। फैसल कामरान साहब हमारे साथ मौजूद है, DIG ऑपरेशंस लाहौर हैं, और उन्होंने कहा है जनाब ये तमाम तर जितने भी मामला हैं, ख़ास तौर पर अगर क्राइम को देख लिया जाए, क्राइम की रेशो अगर बढ़ रही है तो उसको कम किया जाएगा, और ये जो इन डिपार्टमेंट जो करप्शन हो रही है या ऐसे लोग मुलव्वस हैं इसमें उनको भी पकड़ा जाएगा और उनको भी मिसाल बनाया जाएगा, ताकि आने वाले जो लोग हैं इस तरह की करप्शन में या जराइम में मुलव्वस ना निकले। थैंक यू सो मच फैसल साहब, आपने हमें टाइम दिया। मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुजाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।